दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि ईरान की सेना दुबई के पीछे पड़ गई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पीछे पड़ गई है ईरान की सेना, ईरान का निज़ाम। आखिर क्या वजह है कि कल रात ही दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, आग लग गई। और आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, उससे कुछ देर पहले फिर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। यही नहीं, दुबई का जो फाइनेंशियल हब है, बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ भी ईरान हमला कर रहा है। दुबई में जो यूएस का कंसुलेट है, वहाँ भी हमला हो रहा है। दुबई में जो बेसिस हैं अमेरिका के, वहाँ भी हमला हो रहा है। और हमला होते होते जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो पाइपलाइन जहाँ जाती है, या जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ऑयल डिपो है फुजेरा, वहाँ भी बार बार हमला हो रहा है। आखिर असली वजह क्या है कि मुस्तफा खामनाई, उनकी सरकार, उनकी सेना दुबई को आग की लपटों के हवाले करना चाहते हैं। और अब तो इस्लामिक सेना के प्रवक्ता वार्निंग दे रहे हैं कि ये इलाके खाली कर दीजिए दुबई में, जहाँ जहाँ अमेरिकी सैनिक हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकी कंपनियाँ हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाँ पर फ्री पोर्ट है, ये इलाके खाली कर दीजिए, क्योंकि हम मिसाइल हमले करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दुबई नंबर 1 टारगेट क्यों है पूरे गल्फ में। गल्फ में सऊदी अरब भी है, सबसे बड़ा देश है। गल्फ में ओमान भी है, वो भी बड़ा देश है। ओमान पे हमला नहीं हो रहा है, सऊदी अरब पे हमला नहीं हो रहा है, बल्कि सऊदी अरब में जो हमले हुए भी, उसको भी ईरान ने डिनाई किया। ईरान ने कहा हमने हमला नहीं किया सऊदी अरब पे, हमने ओमान पर हमला नहीं किया। ये हमले जानबूझ के इजराइल कर रहा है सऊदी अरब से, कि हमारे जो है रिश्ते खराब हो जाए। सवाल है, वाई दुबई इज नंबर 1 टारगेट। अब दोस्तों, आप कहेंगे क्योंकि दुबई में अमेरिकन कंपनीज है, तो अमेरिकन कंपनीज तो कतर में भी हैं, अमेरिकन कंपनीज रियाद और जद्दा सऊदी अरब में भी हैं, ओमान में भी हैं। आप कहेंगे कि मिलिट्री बेस, तो मिलिट्री बेस जो हैं वो अगर यूएई में हैं, दुबई अबू धाबी में हैं, तो वही मिलिट्री बेस ओमान में भी हैं, सऊदी अरब में भी अमेरिका के हैं। सिर्फ दुबई क्यों? और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत गहरे राज हैं, और इन राज की परतें आज खोली हैं प्रोफेसर मुक्तदिर खान ने। प्रोफेसर मुक्तदिर खान दरअसल अमेरिका के प्रोफेसर हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, लेकिन मिडिल ईस्ट के सबसे टॉप एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर मुक्तदिर खान की जो बातें हैं वो अमेरिकी की संसद भी सुनती है, अमेरिका के जो आप कह सकते हैं एजेंसीज़ हैं, वो भी उनकी बातों को सुनती हैं। और यही नहीं, गल्फ़ के तमाम बादशाह, गल्फ़ के तमाम इंस्टीट्यूशंस भी प्रोफेसर मुक्तदिर खान की बातों को सुनते हैं। और आज इत्तेफाक है कि मुक्तदिर खान हमारे साथ लाइव होने जा रहे हैं अमेरिका से, और उनसे मैंने दुबई के अलावा ये भी पूछा कि ईरान ने जो अब सज्जल मिसाइल निकाली हैं, या और आधुनिक मिसाइल निकाली हैं, इसका टारगेट बार बार तेल अवीव क्यों है? तेल अवीव में ऐसा क्या है इजराइल की राजधानी में कि ये मिसाइलें एक पर्टिकुलर इलाके पर टारगेट कर रही हैं? वो भी जवाब आप सुनिएगा प्रोफेसर मुक्तदिर खान से। प्रोफेसर खान, बहुत बहुत स्वागत। आप अमेरिका से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, और इतना बिजी शेड्यूल है, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, चाहे दुबई हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान हो। बहुत गहरी रिसर्च आपकी है, और आपको अमेरिकन से लेकर ईरानियंस तक सुनते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये दुबई पर इतने ज़्यादा हमले क्यों हो रहे हैं? सऊदी अरब पर नहीं हो रहा है, ओमान पे नहीं हो रहा है, दुबई पर ईरान इतने हमले क्यों कर रहा है? कल रात भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, अभी थोड़ी देर पहले फिर हमला हो गया। आग की लपटों में दुबई दिख रहा है। ऐसा क्यों है साहब? दुबई में ऐसा क्या है कि ईरान इतना ज्यादा खफा है? सर, इसकी वजह बहुत क्लियर है, क्योंकि यूएई बहुत क्लोजली इसराइल के साथ कोऑपरेट करता है। ओहो, ओहो। हाँ, हाँ, तो इजराइल और बिल्कुल इजराइल और दुबई, अच्छा। जी हाँ। फॉर ओके। एग्जांपल, एब्राहम एकॉर्ड्स में ये लीडर हैं यूएई, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी वो इसराइल जी। के साथ कोलैबोरेट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस वगैरह में। और जो आपने देखा होगा कि सूडान में जो चल रहा है, उसमें भी यूएई और इसराइल आर ऑन वन साइड। तो ये बिल्कुल, यहाँ तक के एक वेरी प्रोमिनेंट यहाँ के अमेरिकन स्कॉलर ने कहा था कि यूएई एक ट्रोजन हॉर्स है इजराइल के लिए। यानी इट इज़ लाइक, आप कह सकते हैं कि एडवांस पार्टी कह सकते हैं कि इन द मिडल ईस्ट। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे लगता है कि ईरान हैज़ डिसाइडेड कि यूएई को मिसाल बना देगा इस बात की कि अगर आप इसराइल के साथ हैं तो यू विल हैव टू पे, बहुत महंगा इसकी दाम यू विल हैव टू पे। देखिए, जो
ये जो गल्फ कंट्रीज थे, इनका एक जो उसूल था सिक्योरिटी के लिए, वो ये था कि अगर हम अमेरिकन बेसेस अपने मुल्क में लगा लेते हैं तो हम पे कोई हमला नहीं करेगा। उसको कहते हैं ट्रिगर ट्रिगर या ट्रिगर कहते हैं कि अगर आपने गलती से भी अमेरिका के बेस को हिट कर दिया तो अमेरिका से जंग हो जाएगी, इसलिए आप उन मुल्कों पे हमला नहीं करते उसको जिसमें जी। अमेरिका का बेस हो। लेकिन ये जंग में तो उल्टा हो गया, आपके ऊपर हमला इसलिए हो रहा है कि आपके पास अमेरिका के बेसेस है। ओ, जी तो वो जी जी मुल्क, जी। हाँ, तो ये, मतलब जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उसी उसी में, वहीं से जी गोलियां हाँ, चल रही हैं जी हाँ, बजाय आपने, बचाने के। इट इज़ लाइक सेइंग कि आपने एक टोपी पहन ली जिसकी वजह से आप समझते हैं कि कोई आपको गोली नहीं मारेगा, अब वो टोपी की वजह से ही गोली मार रहे हैं आपको। वो समझ बुलेट गया। प्रूफ, वो बेसेस बुलेट प्रूफ लेकिन नहीं लेकिन है। जी, प्रोफेसर खान, आप तो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, आपने क्योंकि दुबई जी, वाला सवाल ऐसा कर दिया, क्योंकि एक नई आपने एक टॉपिक छेड़ दिया है। आप कह रहे हैं कि भाई दुबई में जो अबू धाबी के बादशाह है और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके संबंध जो हैं वो नेतन्याहू से हैं, और यूएई और इजराइल के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते, गहरे रिश्ते हैं, कई प्रोजेक्ट में एक साथ हैं। तो क्या बाकी जो मुल्क हैं, मतलब सऊदी अरब का इजराइल से रिश्ता अच्छा नहीं? क्या ओमान का इजराइल से रिश्ता अच्छा नहीं? हाँ, सिर्फ बहुत, यूएई का एक रिश्ता अच्छा है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो 2 मुल्क के लिए, वो दोनों अब्राहमिक एकॉर्ड्स के मेंबर्स नहीं हैं। ओमान अच्छा। और कतर और सऊदी अरेबिया, दे आर नॉट मेंबर्स। अब्राहमिक एकॉर्ड्स के मेंबर्स हैं बहरीन, मोरक्को जो बिल्कुल खामोश है, सूडान, यूएई, और अब कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया। और जब कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया तो मैंने उनके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था, तो मुझे उनके स्कॉलर्स ने मुझे कांटेक्ट करके कहा, हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमने तो 30 साल पहले ही इज़राइल के साथ ताल्लुकात रख लिया था। लेकिन आप ये देखिए, क़तर के ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ईरान के साथ। और अभी जो अमेरिका के नेगोशिएशंस चल रहे थे ईरान के साथ, वो ओमान वाज़ मीडिएटिंग, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ओके। मीडिएटर थे। और जो सऊदी अरेबिया है, मतलब एमबीएस ने बार-बार, आपको पता है, या जब एमबीएस आए थे 1.5 महीना मोहम्मद होने, बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन क्राउन प्रिंस हैं सलमान, तो सऊदी अरब के। हाँ, तो उनको अकेले में 1.5 घंटा डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे दबाव डाला कि आप मेंबर बन जाएँ अब्राहम अकॉर्ड्स के। और उसने बार-बार, मतलब डटे रहा। मैं बहुत हिम्मत की दाद देता हूँ ओके। कि ओके। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, हम इज़राइल के साथ नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे रिलेशंस। ओके जी, ओके ओके। प्रोफेसर खान, दोस्तों कह रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, और साथ में इज़राइल, और इज़राइल के अलावा मोरक्को, मोरक्को के अलावा एक आध और कंट्री, ये जो है अमेरिका और इज़राइल के साथ मिले हुए हैं। लेकिन बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर है जहाँ पर अल थानी फैमिली है, या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, या फिर ओमान के जो बादशाह हैं, ये इज़राइल के साथ नहीं हैं। इसलिए कहीं न कहीं रियायत बरत रहा है जी। ईरान इन पर। सऊदी अरब पे भी हमला नहीं हो रहा है, ओमान पे भी हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग इज़राइल के साथ नहीं। चलिए, ये तो बात मुझे समझ में आ गई कि यूएई पर क्यों टारगेट हो रहा है, और मेरे ख्याल दूसरा टारगेट ये है कि सबसे ज़्यादा अमेरिकी कंपनियाँ, चाहे अमेरिकी बैंक हों, चाहे जी। अमेरिकी आईटी कंपनियाँ हों, चाहे फिर मिलिट्री के बेस हों, वो भी सबसे ज़्यादा दुबई में। मुझे ये बताइए, और ये इज़राइली जो कंपनीज़ भी हाँ, बहुत हैं। आपने नई चीज़ कही कि इज़राइल की कंपनियाँ भी दुबई में। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था प्रोफ़ेसर खान, पिछले 2-3 दिन से जब से ईरान ने सज्जल मिसाइल निकाली है, अब सुनते हैं कि ये जो मिसाइल है, ये तो मतलब इससे खतरनाक दुनिया में कोई मिसाइल नहीं है। 7 मिनट के अंदर ये ईरान से इज़राइल पहुंच जाती है। 2 टन का बारूद है, और जब ये दगती हैं तो 100-100 फीट के बंकर के अंदर चली जाती हैं। जब से ये मिसाइल छोड़ी है, बहुत तबाही जो है तेल अवीव में हो रही है, और जेरूसलम के आसपास हो रही है। इज़राइल का जो हाइफा पोर्ट है, शहर, वहाँ पर तबाही हो रही है। और हम बहुत से वीडियोस देख रहे हैं कि मिसाइल गिरती है, आग लग जाती है, और बिल्डिंग जो है, आधी बिल्डिंग ढह जाती, खंडर बन जाती। तेल अवीव के पीछे क्यों पड़ गया ईरान? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तेल देखिए, अवीव पर इतना कहर क्यों? यहाँ पे जैसा मिसाल के तौर पे एक यूएस सेनेटर वैन हॉलन है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि 40 साल से कोशिश कर रहा था ईरान, इज़राइल के ईरान पे अमेरिका ने हमला करे।
तो 40 साल के बाद उनको एक ऐसा बेवकूफ़ प्रेसिडेंट मिल गया जो उनकी नेतन्याहू के बातों में आ गया। जब मैं ये चीज़ क्लास में पढ़ाता हूँ ना दीपक जी, तो अगर आप गूगल में जो सर्च होता है ना, आप वो टाइम के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो मैं 1996 की तकरीर सुनाता हूँ नेतन्याहू की, जो अमेरिका में कह रहे थे कि कल नहीं तो परसों तक बम बन जाएगा, एटम बम ईरान में, इसलिए आज हमला करना। क्योंकि 96 में वो कह रहे थे। 96 से कह रहा है नेतन्याहू बार-बार। आप जाके गूगल सर्च कर लें टाइम में, आप यू विल फाइंड कि तकरीबन हर साल आपको एक स्पीच मिल जाएगी नेतन्याहू की अमेरिका में कि ईरान बस चंद महीने, चंद हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो ईरान इज़ द ओनली कंट्री जो इस खित्ते में इज़राइल को अपोज़ भी कर रहा है एक्टिवली और वर्बली। यानी हमास को सपोर्ट कर रहा है, हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है और इसके प्रॉक्सीज़ ने इज़राइल पे हमले भी किए हैं। हिज़्बुल्लाह ने ज़्यादा इज़राइलीज़ को मारा है बनिस्बत सारे अरब मुल्क मिला के सारे जंगों में उतने नहीं मारे जितने हिज़्बुल्लाह ने मारे हैं इज़राइली सोल्जर्स को। तो ईरान इज़ ए जेन्युइन थ्रेट, यकीनन बहुत बड़ा खतरा है इज़राइल के लिए और इज़राइल खुद ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए वो अमेरिका के साथ मिलकर हमला कर रहा है। आप देखिए दोनों मिलकर मार रहे हैं ईरान को। और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों सुपर पावर्स हैं। तो इज़राइल ईरान और अमेरिका। हाँ, तो जी। ईरान तो अमेरिका को तो नहीं मार सकता, यहाँ तक ना उसके मिसाइल्स आ सकते हैं। तो वो बेसिकली अपने दुश्मन और दुश्मन के करीबी दोस्त को टारगेट कर रहा है, वो तेल अवीव और दुबई है। ओके, समझ गया। मतलब बेसिक आप बुनियादी तौर पे प्रोफ़ेसर खान दोस्तों ये कह रहे हैं कि असली टारगेट इज़राइल है और दुबई पे इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि दुबई एकमात्र पूरे गल्फ़ में मुस्लिम कंट्री है जो इज़राइल के देखिए, साथ ऐसा जिसने हाथ मिला रखा ये है। दोस्त का दोस्त दुश्मन तो इसलिए जी, क्योंकि इज़राइल की दोस्ती है मोहम्मद बिन जी, ज़ायद से, जो जी, यूएई के प्रेज़िडेंट हैं और इसकी वजह से ईरान जो है उनके पीछे पड़ गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो चलिए आपने तेल अवीव की बारे में बताया, दुबई के बारे में बताया। अब मैं असली सवाल पे आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अ, तेल का जो सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया ईरान ने और जो आपकी अमेरिकन नेवी है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं या पहुंचना नहीं चाह रही हैं, ट्रंप पूरी दुनिया की मदद मांग रहे हैं, कोई मदद देने को तैयार नहीं है, क्या हॉर्मुस की खाड़ी में जिस तरह से दुनिया का 25% तेल टैंकर सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, आपको लगता है कि ये जंग लंबी खिंचने जा रही है और ट्रंप इसमें फंस गए हैं? इस मतलब हुर्मुज की खाड़ी में सिर्फ टैंकर नहीं फंसे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी फंस गया है। क्या आपको लग रहा है? देखिए, अमेरिका ने अपने आप के लिए मैक्सिमलिस्ट गोल यानी बहुत ज़्यादा टारगेट सेट किया कि ना सिर्फ हम ईरान को हराएँगे, ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेसिटी को तबाह कर देंगे और हम ईरान का तख्ता पलट देंगे और एक हम ऐसे आदमी को वहाँ पे बादशाह बना देंगे जो इज़राइल के हित में हो। ये इनके गोल्स हैं। ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ये अचीव करना। अ, और तो अगर वो टैक्टिकल गोल्स रखते हैं कि हम ईरान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं ताकि वो खित्ते के मुल्कों को, जी। तो वो हो चुका है ऑलरेडी। दे हैव डिस्ट्रॉयड ईरान या की सिर्फ न्यूक्लियर तक सीमित रहते? न्यूक्लियर और मिसाइल भी कहते, ठीक है, तो 2 हफ्ते में बमबारी करके कह देते कि वो खत्म हो गई उनकी कैपेसिटी और वो चले जाते। लेकिन हॉर्मूज़ का प्लानिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसकी जो रिस्क है, अमेरिकन नेवी ने कहा कि यहाँ पे आप घुसोगे तो बहुत लोग मारे जाएँगे। ही इज़ ट्राइंग टू कीप कैजुअल्टीज़ मिनिमम। अभी तक सिर्फ 13 अमेरिकन्स मरे हैं इस जंग में। तो वो नहीं चाहते कि सौओं और हज़ारों की तादाद में अमेरिकन्स मरने लगे। अगर एक भी ड्रोन ना, आपको याद है फ़ॉकलैंड की जब जंग हुई थी अर्जेंटीना और बर्तानिया की, तो बर्तानिया का जो इनविंसिबल था, एचएमएस इनविंसिबल, जी, जी। जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दिया था, एक मिसाइल की वजह से। वो मिसाइल का नाम भी मुझे याद है, एक्सोसेट मिसाइल, जो फ्रांस से जी। हासिल। अगर वैसे ही एक आध मिसाइल से या रॉकेट से, जिस तरह ये हाइपरसोनिक मिसाइल से अगर वो लग गया एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो 5000 डूब जाएँगे ना और आग में जल जाएँगे अमेरिकन्स। वो एक एक टाइटैनिक जैसा कांड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब टाइटैनिक तो छोड़िए आप, टाइटैनिक में उतने नहीं थे जितने इस पर है। 5000 हैं अमेरिकन सेलर्स ऑन अब्राहम पे जो वहाँ यूएसएस पे है। अब्राहम पे, जी, जी हाँ, जंगी जहाज। जी। बिल्कुल। वो दूसरी चीज़ ये है कि ट्रम्प कह रहा है कि भई ये रिस्क को शेयर करें, फैलाएँ, रिस्क शेयर करना चाह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं ना नेटो को आ जाओ, जापान को आ जाओ, कह रहा है कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह है ऑयल, क्योंकि तुम्हारे लिए तेल यहाँ से आता है। देखिए जो सबसे बड़े मुल्क हैं जिनको असर होता है, वो जापान, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया है।
जो तकरीबन 50% से ज़्यादा तेल, और इंडिया के लिए तो 80% तक तेल और गैस हॉर्मुज़ से आती है। तो जी। ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए क्यों मैं लड़ूँ? लेकिन ये इनडायरेक्टली ईरान अमेरिका को सज़ा दे रहा है बाय सेइंग कि जब देखिए अब हमारे पास भी 50-60 सेंट से बढ़ गई है तेल की कीमत। ऑलरेडी जो मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास और वर्किंग क्लास है उनके ऊपर तो ऑलरेडी बोझ बन गई है ये जंग। हमने अभी तक 2 हफ्तों में $12 बिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। तो ट्रंप ये डर रहा है कि अगर ये जंग लंबी लड़ना चाह रहा है वो, लेकिन अगर लंबी लड़ा और इकोनॉमी पे इतना बुरा असर होगा तो वो जंग भी हार जाएगा और पॉलिटिकली भी यहाँ पे हार जाएगा। तो वो जो चाह रहा नवंबर है। में चुनाव है आपके यहाँ, मिड टर्म जी पोल हाँ, जो आपके यहाँ बिल्कुल। होने जा रहे हैं। जी हाँ, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे अमेरिका में मेरा एक आर्टिकल छपा कि इस जंग की वजह से तेहरान में रिजिम चेंज हो ना हो, यहाँ हो जाएगी। व्हाट्सएप। मतलब आप कह रहे हैं ट्रंप तख्ता पलटे ना पलटे खुद पलट जाएंगे। जी हाँ, देखिए जो हमारे पास जो लोकसभा है उसमें सिर्फ 2 की मेजॉरिटी है इनके पास। ओके, ओके। और जो जो सेनेट आपका है, लोकसभा वाला जो हाउस है, हाँ, जी, जी। और जो हमारा जो राज्यसभा है इट इज़ एक्चुअली वेरी सीरियस, जहाँ एक्चुअली डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वहाँ पे 3-4 सीटें हैं। अगर वो सेनेट में हार गए ना, नवंबर में अगर सेनेट में सीटें चली जाती हैं, तो डेमोक्रेट्स का जो स्पीकर है वो थर्ड इन लाइन रहता है प्रेसिडेंट के लिए। और अगर इनके पास दोनों हाउस में मेजॉरिटीज हैं, तो वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करके स्पीकर को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, रिजीम चेंज हो ओके, जाएगा। ओके, रिजीम चेंज हो सकता है। प्रोफेसर खान ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकी संसद है वहाँ पर ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, उसके Yeah. पास उसके जो सांसद हैं, उसके जो एमपी, उनकी संख्या बड़ी कम है। मोदी जी भी अल्पमत में हैं, लेकिन मिस्टर ट्रंप घोर अल्पमत में, प्रचंड अल्पमत में हैं। और अगर वो नवंबर में मिड टर्म पोल, जो मध्यावधि चुनाव हैं, अगर वो रिपब्लिकन पार्टी हारती है, ट्रंप की कुर्सी जो है कहीं न कहीं खिसक सकती, पलट सकती। Yeah. क्योंकि आप प्रोफेसर खान मिडिल ईस्ट भी देखते हैं, अमेरिका में आप रहते हैं, अमेरिका की जो संसद है, उनके जो सांसद हैं, नेता, उनको भी आप एडवाइस करते हैं। जी। वहाँ के तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस को आप एडवाइस करते हैं। तो खैर मैं इतने बहुत गहराई में तो नहीं जा सकता, समय कम है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना आपसे चाहूँगा कि ट्रम्प जो है वो कैसे बुद्धू बन गए? मतलब एक नेतन्याहू ने उनको बुद्धू बना दिया। भई अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का इतना ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति जिसके पास इतनी ताकत है, एक नेतन्याहू ने उनको बुद्धू बना दिया। क्या ट्रम्प वाक़ई बुद्धू हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिज़नेसमैन हैं, ज़्यादा राजनीति समझ में नहीं आती, गलतियाँ करते हैं, या बुढ़ापे का असर है? ये मतलब गलती हो कैसे गई? आप ही बता पाएँगे खास साहब। इस सवाल देखिए, का जवाब आप ही दे सकते हैं। जी, 2 चीज़ें हैं। इस जंग से शुरू होने से पहले तुलसी गैबर्ट, जो अमेरिका की सारी स्पाई एजेंट्स की लीडर है, उसने 2-3 चीज़ें। इंटेलिजेंस की। हाँ, जी, हाँ, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है वो। जी, सीआईए, डीआईए सारे के सारे उसके नीचे आते हैं। तो उसने साफ कह दिया कि अमेरिका की जो जासूसी एजेंसीज़ है, उनका ये असेसमेंट है कि ईरान इज़ नॉट अ थ्रेट। ना अमेरिका के लिए है, ना इज़राइल के लिए है। एक ये बात। उसने दूसरी चीज़ ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का पीछा नहीं कर रहा है। ईरान सिर्फ़ काबिलियत चाहता है एज़ अ डिटरेंस, लेकिन बम नहीं बना रहा है। ये 2 बातें कहने के बावजूद ट्रंप बार-बार ये कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है ट्रंप। ये बात कहाँ से आ रही है? इज़राइल से आ रही है। तो डोनाल्ड ओके, ट्रंप ने, अगर आपके सुनने वाले मिरियम एडल्सन को गूगल करें, तो पता चलेगा कि वो एक खातून ने इनको $100 मिलियन दिए 2024 के इलेक्शन में, और वो ओके, बिलियनेयर है। तो ऐसे कई प्रो इज़राइली बिलियनियर्स हैं जिन्होंने 20 मिलियन, 100 मिलियन, लिटरली 100-100 मिलियन दिए हैं ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए। और इलेक्शन नवंबर में फिर दोबारा इसको पैसे चाहिए। और वो लोग खुल के कहते हैं कि वी आर, जैसा ओहो! कि ओहो! ओहो! तो जी, वो जी, कहते जी। हैं कि हम इज़राइल फर्स्ट हैं। तो आप अगर इज़राइल के तरफ हैं, तो हम आपको 200-300 मिलियन दे देंगे नवंबर के इलेक्शन के लिए भी। बड़ी बात प्रोफ़ेसर खान ने कही। दोस्तों ये कह रहे हैं कि भई नवंबर में भी चुनाव हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। जो ट्रंप चुनाव लड़े थे 2024 में, उसमें भी पैसा चाहिए था, और इन्होंने तमाम नाम लिए हैं, जो इज़राइली हैं, जो ज्यूज़ हैं, जिन्होंने $100 मिलियन, किसी ने $50 मिलियन, खरबों रुपए ट्रंप की जेब में, ट्रंप की पार्टी की जेब में डाल दिए। तो ट्रंप झुके हुए हैं। लेकिन एक नेता के तौर पे ट्रंप किस टाइप के आदमी हैं? क्या बड़बोले हैं, झूठ भी बोल देते हैं, या मतलब अनप्रेडिक्टेबल हैं, कब क्या बोल जाएँगे? देखिए कुछ ट्रंप बताएँगे उनके बारे में आप, पर्सनैलिटी के बारे में? किस देखिए टाइप के ट्रंप आदमी हैं? ट्रंप
बीमारी है जो कहते हैं मेगालोमेनिया, कहते हैं कि वो जैसा मैं हूं तो कोई नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि उनकी इंस्टिंक्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल सही हैं। अगर आप इलेक्शन कैंपेन में थे तो उन्होंने बार-बार कहा था, मैं इस तरह की जंग कभी नहीं करूँगा, ईरान की रिजीम चेंज जंग नहीं करूँगा, मैं दूसरे प्रेसिडेंट की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जाके इस तरह के हमले करूँगा। जंग में पैसा खर्च कर दूं। हाँ, तो ये जो हरकत उन्होंने की है, अपनी इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ की है, क्योंकि ओ उनकी दूसरी पॉलिसीज़ नहीं काम कर रही है। जैसा कि उन्होंने समझा था कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं आ जाएँगे। देखिए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, लेकिन रोबोट्स करेंगे, इंसान नहीं करेंगे। तो ये जो 2-3 गलतियाँ हो गई हैं, एक टैरिफ्स की पॉलिसी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उल्टा कर दिया, और फिर वो महँगाई कम नहीं हो रही है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जो इन्होंने बॉर्डर तो रोक दिया, अब पता है आपको, इल्लीगल इमिग्रेशन बंद ही हो गया है, ज़ीरो हो गया है। वो बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है क्रूएल्टी के साथ, क्रूरता के साथ, उसके वजह से खुद रिपब्लिकन्स उनके खिलाफ हो गए हैं। तो ही ओके। पज़ल्ड हो गए हैं कि मेरी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, लेकिन पब्लिक मेरे खिलाफ हो रही है। उम्र का असर है खान साहब, कुछ उम्र जी। का भी असर है। उम्र का भी असर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा असर इज़राइल लॉबी का ज़्यादा असर है, जो ओके। इन्होंने ये गलती की। आपको पता है, पिछली बार भी उन्होंने ऐसी हरकतें की जो दूसरे प्रेसिडेंट ने कभी नहीं की थी। जैसा कि अमेरिका का कैपिटल तेल अवीव से यरूशलेम को जी जी। शिफ्ट कर दिया, और फिर जो गोलान हाइट्स है सीरिया का, उसको इज़राइल के एनेक्सेशन की इजाज़त दे दी। कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। तो इन्होंने वो हरकतें की, एंड वो पॉलिसी सही निकले। तो उन्होंने समझा, चलो मैं हिस्ट्री में बड़ा आदमी बन जाता हूँ, नोबेल प्राइज़ तो मुझे मिल नहीं रहा है, पीस मेकर नहीं तो कॉन्करर बन जाता हूँ। बड़ी बात प्रोफेसर खान ने की। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पागलपन भी है, शोहरत के भूखे भी हैं, ताकतवर भी बनना चाहते हैं, अपने सपनों में रहते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बिजनेसमैन है। दरअसल ट्रंप इजराइल की लॉबी के दबाव में है, जो उनको फाइनेंस करती है, उनके चुनाव को फाइनेंस करती है। फिर से इलेक्शन होने जा रहा है, फिर उनको पैसा चाहिए। इस पैसे के दबाव में ट्रंप ने जानबूझकर जंग लड़ने का फैसला ले लिया, जबकि तुलसी गबार्ड, उनकी खुफिया एजेंसी की हेड, बता रही थी कि ना ईरान अमेरिका पे हमला करने जा रहा है, ना न्यूक्लियर बम उसके पास है। तो ये सब कुछ पता था, उसके बावजूद वो लड़ने गए। मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, क्या इस जंग में, आखिरी क्वेश्चन, मेरे पास 1 मिनट बचा है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस जंग को जीत नहीं सकता? जी, देखिए, जीत की अगर परिभाषा ये है कि ईरान का तख्ता पलट जाए और एक प्रो अमेरिका, प्रो इज़राइली हुकूमत वहाँ आ जाए, नहीं है, ये जंग अमेरिका हार जाएगा। लेकिन अगर जीत की परिभाषा ये है कि ईरान कमज़ोर हो जाए मिलिटरीली, वो तो हो गया है। ओके। चलिए, तख्ता नहीं पलटा जा सकता, निज़ाम नहीं बदला जा सकता, सरकार नहीं बदली जा सकती। अगर सरकार बदलने के लिए जंग लड़ रहे हैं तो अमेरिका ये बाजी हार चुका है। और जहाँ तक ईरान की मिलिट्री को या उनके जहाज़ों को या उनके सैनिक ठिकानों को बम्बार्ड करने की बात है, तो आप कह सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, तब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से। और ईरान भी चाहेगा कि चलिए भाई ठीक है, ये आदमी कहते हैं कि हाँ जीत गए, लेकिन हाँ कम से कम दूर हटिए आप, है ना। और सारे, पूरी दुनिया भी यही चाह रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज जिस तरह से ट्रंप को किसी ने सपोर्ट नहीं दोस्तों किया, किसी ने नहीं। ब्रिटेन ने नहीं किया, जर्मनी ने नहीं किया, फ्रांस ने नहीं किया, जापान जो है, साउथ कोरिया जो जो साथी हैं पुराने, बरसों बरस के साथी अमेरिका के, वो सब पीछे हट गए। तो इससे एक तरह का बैरोमीटर तो सामने आ ही रहा है, संकेत तो सामने आ रहा है कि अकेले पड़ गए हैं ट्रंप। और जैसा प्रोफेसर खान ने कहा कि जंग भी हार सकते हैं, जंग भी हार सकते हैं, तख्ता पलटना नामुमकिन है। प्रोफेसर खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से जुड़े। और मुझे लगता है वक्त ऐसा होगा, हो सकता है आपकी नींद का समय हो या आपके काम करने का समय हो, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।